अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं तो काफ़ी दिनों के बाद आई। इधर इलेक्शन का कुछ हंगामा था, इसकी वजह से मैं बाहर गई हुई थी। तो चलिए वो सब बातें छोड़िए और आज हम पढ़ा रहे हैं लाइफ प्रोसेस स्टैंडर्ड 10 का। तो स्टैंडर्ड 10 में जो लाइफ प्रोसेस बताया था मैंने, तो उसमें मैंने बताया था कि वो 4 प्रोसेस हैं जिससे कि हम जो हैं सरवाइव कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली हो रहा है। कौन कौन सा? फर्स्ट था आपका न्यूट्रिशन, सेकंड था ये आपको रेस्पिरेशन, फिर थर्ड हो गया आपको एक्सक्रीशन, और फिर हो गया आपका सर्कुलेशन यानी सर्कुलेशन। तो ये 4 मेन लाइफ प्रोसेस है जिसके बनिस्बत तो हमारी लाइफ चल रही है या हम सरवाइव कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो हम लोग जब न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो न्यूट्रिशन के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, वो हमने पढ़ाए थे, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो होता है, इसका मतलब है कि जो अपने आप ऑटोमेटिकली खाना बना देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। और हेटरोट्रॉपिक वी डिपेंड ऑन अदर्स, जैसे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं। मैं रिकैप बता रही हूँ। फिर आपको ऑटोट्रॉपिक आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका ये ऑटोट्रॉपिक, जो कि आपका कीमोट्रॉपिक, यानी कि केमिकल के थ्रू जो केमिकल के थ्रू जो होता है आपका न्यूट्रिशन, जैसे पर्पल ब्लू एल्गी हुआ, या बहुत सारे जो ज़मीन के अंदर बहुत सारे फंजाई रहते हैं जो किस तरह से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके पौधों को देते हैं, वैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स को, ताकि उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रेट कलर का न्यूट्रिशन देते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स में अक्सर गांठें रहती हैं जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रिसाइड्स करते हैं, जो कि नाइट्रेट एटमॉस्फेयर से नाइट्रेट लेके प्लांट को देते हैं। तो ये इस तरह से केमिकल न्यूट्रिशन होता है। फिर आपको आ जाइए हेटरोट्रॉपिक में भी मैंने बताया था 3 तरह से होता है। एक सैप्रोफिटिक, जो डिकेइंग वेस्ट मटेरियल पर ग्रो करते हैं, जैसे कि आपको फंगस वगैरह हो गए या मशरूम हो गया। फिर आपका उसमें आपको एक होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, जो कि हम लोग जो कि सारे प्रोसेस न्यूट्रिशन का से लेकर के, माने कि इनटेक से लेकर के इजेक्ट तक पूरा हम लोग उसका हम लोग पूरा प्रोसेस करते हैं। हम लोग किसी पर डिपेंड नहीं है ना। ह्यूमन बींग्स होलोजोइक न्यूट्रिशन, और बीच में एक और होता है वो सैप्रोफिटिक हो गया, और पैरासिटिक, जो कि किसी पर डिपेंड रहता है। उसको नुकसान पहुंचा देगा, उससे फ़ायदा ले लेगा, उसको नुकसान पहुंचा देगा, और अपना अपना न्यूट्रिशन भी वो पूरा करेगा। जैसे मॉस्किटो हो गया आपका, जितने भी कुछ तरह के ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, लाइस हो गया सर में, है ना, खटमल हो गया, क्या करते हैं कि ये आपको आपके बॉडी से या किसी पर भी डिपेंड करके उनका तो पूरा फूड निचोड़ लेंगे, वो अपना और अपने कुछ नहीं बनाएंगे और उनका नुकसान करेंगे, और उनका तो फूड मिल रहा है। तो ये पैरासिटिक हो गया था, है ना। इतना हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, रिविजन भी किया। अब हम लोग का जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, वो जो ह्यूमन बीइंग में होता है, वो किस तरह का होता है, उसमें आपको हम लोग उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये एनिमल्स यानी कि जो भी एनिमल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग्स हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप देख लीजिएगा 4 प्रोसेस होता है। जैसे कि 4 प्रोसेस उसमें होता है, तभी जा करके वो वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी डाइजेशन का प्रोसेस। जब हम लोग कोई भी खाना लेते हैं तो उस खाना फूड में लेते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? उसके बाद आता है डाइजेशन। क्या आता है? डाइजेशन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद प्रोसेस आता है एसिमिलेशन एंड लास्ट आता है इजेशन, है ना। तो ये पूरा जो 1 2 3 4 5 ये पूरा प्रोसेस जब क्रॉस करता है, तो जो आपने फूड लिया है वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल लेकर के वो एनस से बाहर हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल पूरा इसको परफॉर्म करता है ना। तो ये पूरा जो है, ये न्यूट्रिशन हम लोग इसी तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो अब आप देख लीजिए, जब आप कोई भी फूड इनटेक करते हो तो आपको पता है कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं ना। तो जब आप लोग फूड इनटेक करते हो माउथ से तो आप लोग फूड इनटेक करते हो, वहाँ पर बहुत सारे टीथ्स होते हैं, वो फूड को बाइट करते हैं, चिबाते हैं, करते हैं, टंग्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आप लोग फूड ले रहे हो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं, यानी उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। उसी को इनटेक करने के प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन बोलते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स को। तो यहाँ पर जैसे ही फूड हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि
उसको हम लोग दांत के प्रोसेस से, दांत से चिबाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं ना। उसके बाद से यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड होता है। सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है कि यहाँ पर तुरंत सैलिवा सीक्रेट होता है, यानी लार ग्रंथि। यहाँ पर पास में एक सैलिवरी ग्लैंड होता है माउथ के पास। यहाँ पे जैसे ही आप फूड मुंह में रखते हो, चबाते हो, तो वो लोग लार सीक्रेट करता है, सैलिवरी ग्लैंड, जिससे कि आपका खाना थोड़ा मीठा हो जाता है, स्वीट आ जाता है और नरम भी हो जाता है, मुलायम होने लगता है ना। वो जो कौन सा, अब यहाँ पर ये पूछोगे मैम यहाँ पर कौन सा वो सीक्रेट करता है, तो ये एक सैलिवा प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? एमाइलेज सीक्रेट करता है, एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है, जो भी आप फूड ले रहे हो, स्टार्च ले रहे हो, या स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, फैट ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, तो ये जो स्टार्च को क्या करता है, ये स्टार्च को चेंज कर देता है शुगर में। किस में चेंज कर देता है? शुगर में, ठीक है। और भी बहुत सारा खाना है, अलग अलग पोर्शंस में निकलता है, लेकिन मेनली जो है एमाइलेज एंजाइम जो है ये स्टार्च को चेंज कर देता है शुगर में। और खाना जो है यहाँ पर होता रहता है, चबाते रहते हो तुम लोग, चबाने जितना ज़्यादा चबाओगे उतना अच्छा आपका डाइजेशन होगा। इसलिए कहा जाता है कि खाना को लेकर के पानी की तरह बना देना चाहिए, बिल्कुल पतला, और पानी को खाने की तरह खाना चाहिए। यहाँ पानी रुक रुक के पीना चाहिए, धीरे धीरे पीना चाहिए, एक एक घूंट करके पीना चाहिए, और खाना को पीना चाहिए, यानी बिल्कुल लिक्विड बना देना चाहिए। फिर यहाँ से आपका फूड मटेरियल जो है ये ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या होता है? ये माउथ को स्टोमक से जोड़ता है, तो ये ऑसोफेगस में खाना आपका यहाँ पे आ जाता है। ऑसोफेगस में ये जो है ये इसका एक नली टाइप की होती है, यहाँ पर विंड पाइप भी होता है, यहाँ पर ऑसोफेगस भी होता है। अब यहाँ पर खाना कैसे जाता है? पेरिस्टेलिक मूवमेंट, मतलब कंस्ट्रिक्शन, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा तो सिकुड़ेगा तो खाना नीचे जाएगा, फिर फैल जाएगा, फिर इसी तरह से कंस्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन से ये जो खाना जो है पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। और जब उल्टी होती है तो उल्टा होने लगता है, नीचे से खाना ऊपर से अनपच हो जाता है, तो ऊपर मुंह से इसी ऑसोफेगस से होते हुए फेस माउथ से बाहर आ जाता है, तो पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है। ये फूड पार्टिकल जो है, मान लीजिए कि ये फूड पार्टिकल ये नीचे पहुंच रहा है। अब यहाँ से आने के बाद क्या होता है? यहाँ से आने के बाद ये जो है ये स्टोमक में जाता है। कहाँ जाता है ये आपका खाना? यहाँ पर एक स्टोमक जैसा बनाया हुआ है, ये स्टोमक है ना। ये देख लीजिए, ये एक थैली टाइप का होता है, एक क्या होता है, एक एकदम बैग टाइप का, एक मस्कुलर बैग जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सारा खाना ऑसोफेगस जो है वो कनेक्शन करता है माउथ से, और स्टोमक के बीच में एक लंबी पाइप होती है जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑसोफेगस। ऑसोफेगस के बाद यहाँ पर स्टोमक में आ जाता है। जैसे ही स्टोमक में खाना आता है, स्टोमक में बहुत सारे ग्लैंड्स रहते हैं, दौड़ते रहते हैं लोग कि ये खाना आया भाई, खाना है, इसको पचाना है ना। और जो बहुत ज़्यादा एज वाले आदमी हो जाते हैं वो ऊपर से एंजाइम्स भी लेते हैं कि भाई मेरा खाना पच जाए, है ना। तो यहाँ पर जो होता है, जैसे ही खाना आपका स्टोमक में आता है, स्टोमक एक थैली टाइप की होती है, मस्कुलर बैग होता है, तो ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे जूस निकलने लगते हैं, बहुत सारे सिक्रेशन। क्यों निकलते हैं? वो लोग, सबका तो काम बटा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर, सबका अपना अपना वर्क है। तो अब स्टोमक का क्या वर्क है? स्टोमक क्या करता है, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देता है। यहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ऊपर में होता है सैलिवरी ग्लैंड, और यहाँ पर होता है इसके अंदर, पेट के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। क्या करता है? ये जैसे ही पेट में आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करता है, ये बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस निकालता है। गैस्ट्रिक बोला जाता है पेट को, तो गैस्ट्रिक जूस निकालता है। तो गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से निकालता है? HCl, पेप्सिन, हाँ, और HCl निकालता है। HCl क्या होता है? ये पहले तो खाने को पूरा एसिडिक बना देता है। ये एक तरह का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जितने भी इसके अंदर, खाने के अंदर, या जो भी बैक्टीरिया, वायरस है, जो भी हमारे फूड में चला गया, वो सबको ये किल कर देता है। वो सबको क्या कर देता है? किल कर देता है, और खाने को एसिड बना देता है। उसके बाद से जो पेप्सिन होता है यहाँ, ये क्या करता है? किल करता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया, वायरस हमारे फूड में है, उसको ये मार के एसिड बना देता है खाना, और पतला हो जाता है खाना। और यहाँ पे जो पेप्सिन रहता है, ये भी एक तरह का एंजाइम है। पेप्सिन इज ऑल्सो एन एंजाइम। ये किस पर एक्ट करता है? ये करता है प्रोटीन पर एक्ट। जो भी हम खाना में, हम प्रोटीन भी है, तो ये प्रोटीन को एक्ट करके ये क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देता है, डिग्रेड कर देता है, और प्रोटीन को तोड़ करके ये एमिनो एसिड बनाता है। क्या बनाता है? ये एमिनो एसिड बनाता है, ठीक है।
तो यहाँ से ओसोफेगस से फूड आया आपके स्टोमक में, जो कि एक मस्कुलर बैग होता है, और मस्कुलर बैग में आपके जैसे ही खाना जाता है ये लोग एंजाइम इनका काम शुरू हो जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। ये गैस्ट्रिक जूस देते हैं, पहले तो एसिडिक देते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। फिर पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो कि प्रोटीन पर अपना अपना प्रोटीन चुन लेता है, उस पर एक्ट करता है और एमिनो एसिड में बदलता है। फिर यहाँ पर एक और यहाँ पर जैसे म्यूकस का सिक्रेशन करता है। म्यूकस एक लसलसा पदार्थ होता है स्लीमी, जो कि इसकी जो कवरिंग है, इस कवरिंग को स्टोमक के अंदर भी बहुत एपिथेलियल सेल टिश्यूज बहुत सारे रहते हैं, उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि ये जो HCl निकल रहा है ये कहीं आपके स्टोमक की दीवार को खराब नहीं करते। समझ में आ गया ना? तो इस स्टोमक का काम भी खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर खाना और पतला हो जाता है और महीन हो जाता है ना। ये सब और नॉर्मली वर्क करता है तो बहुत अच्छे से, है ना। कुछ इन्फेक्शन लग गया तो आपका गड़बड़ा गया, तो बैक्टीरियल करता है, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे ही यहाँ से स्टोमक से खाना चला जाता है इंटेस्टाइन पे, स्टोमक के बाद कहाँ जाता है, यहाँ पर असली स्टार्ट होता है डाइजेशन। हमेशा एग्जाम में पूछता है कि डाइजेशन जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में स्टार्ट होता है, तो हमेशा बोलिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमेशा डाइजेशन जो है कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो हमारा स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट होता है। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यहाँ पर आपको लीवर भी है, देख रहे हो बड़ा सा, जिसके अंदर भी बहुत बड़ा ग्लैंड है। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो यहाँ पर भी रहता है, ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसके पास बहुत सारा लोड होता है, ये अपने अंदर रखता है बाइल जूस, है, बाइल जूस रखता है, और इसमें बहुत सारी ग्रंथि होती है, इसमें आपको ग्लाइकोजन ये वो सब बाइल जूस, और फिर ये जो है बाइल सॉल्ट वगैरह रखता है। इसके पास इतना लोड होता है कि इसका असिस्टेंट जो होता है, इसका थोड़ा सा हेल्प करने वाला नीचे पैंक्रियाज होता है, ये भी स्टोर करके रखता है। मैंने इसको घट जाए तो ये दे देगा, या इसको घट जाए, ये दोनों हेल्प, ये समझ लीजिए इसका असिस्टेंट है पैंक्रियाज। वो छोटा सा होता है लेकिन उसके अंदर भरा रहता है जूस वगैरह। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, ये लोग का वर्क जो है, लीवर जो है और ये पैंक्रियाज जो है वो अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है और काफ़ी क्वाइल्ड होता है। कभी कभी देखते होगे ना, जैसे जो खस्सी वगैरह बकरी वगैरह काटते हैं, उनका इंटेस्टाइन वगैरह देखोगे कितना बड़ा होता है ना, तो ये क्वाइल्ड रहता है, ऐसे करके क्वाइल्ड घुमा हुआ रहता है पेट के अंदर। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, क्या होता है, यहाँ भी बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पर HCl जो है तो ये एसिडिक मीडियम, ये कौन सा मीडियम होता है, एसिडिक। जैसे यहाँ पर काम पर जो जूस वूस निकलता है, जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पर और महीन हो जाता है, पतला हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एल्कलिक हो जाता है, यानी क्षारीय एल्कलिक हो जाता है, यानी बेस बन जाता है। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पर इनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर भी लीवर जो है वो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट देता है, और बाइल सॉल्ट जो है वो मिल करके खाने को और पचाते हैं। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं ये लोग, ये बहुत सारा सिक्रेशन करते हैं, जिस तरह से इन लोगों ने किया था गैस्ट्रिक जूस HCl पेप्सिन, उसी तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका ग्लैंड्स निकलता है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, जो कि आपका पेप्सिन के तरह, यानी ये भी प्रोटीन पर एक्ट करके एमिनो एसिड देता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एल्कलिन हो जाता है। समझ में आ गया ना? यहाँ पर पेप्सिन निकालता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन हो जाता है। वही चीज़ है, ट्रिप्सिन पेप्सिन इज द सेम थिंग्स, बोथ एक्ट्स ऑन प्रोटीन एंड रिलीजेस एमिनो एसिड, है ना। बट पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम में रहता है एंड दिस इज इन बेसिक मीडियम, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है फिर एक और एंजाइम होता है, एक और एंजाइम रहता है, आपको पता है, लाइपेज। क्या रहता है, लाइपेज। ये क्या करता है कि जितने इसमें अंदर फैटी एसिड्स, फैट्स वगैरह है, आपको पता है कि यहाँ पर भी जो है फैटी एसिड्स बहुत सारे जो है, तो उसको फैट का क्या होता है, फैट पर असर करके फैट के बहुत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फैट ग्लोबुल्स होते हैं, जो फैट का हो गया। प्रोटीन का तो ये एक्ट कर गया, पेप्सिन प्रोटीन पर एक्ट किया, और फैट पर भी आपको जो है वो बहुत सारा जो क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। ये भी जो सिक्रेशन करते हैं ये लाइपेज एंजाइम, ये लाइपेज का काम क्या होता है, ये लाइपेज का काम होता है, ये लार्ज फैटी एसिड्स को और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं।
फैटी एसिड, बड़े बड़े जो फैट के जो बड़ा पोर्शन होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा पोर्शन है, तो ये फैट को छोटे 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 फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं ना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या होता है, ये आपको स्टोमक में भी होता है, ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट वगैरह ये सारा वर्क करते हैं, ठीक है। यानी जितने भी फैट ग्लोबुल्स हैं, फैट के ग्लोबुल्स हैं, बड़े बड़े जो फैट होते हैं, इनको ये तोड़ करके बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, जो कि आपका लीवर से और पैंक्रियास से सिक्रेट करता है, ये सब क्या करता है, उसको आपको लार्ज फैटी ग्लोबुल्स को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अब आ जाइए फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी तो जो इमल्सिफाइड, जो भी फिर बचा खुचा और भी कुछ मटेरियल्स रहा तो उसको और तोड़ता है, तो उसको लाइपेस फिर और इस इमल्सिफाइड फैट जो है लाइपेस क्या करेगा, उसको और ब्रेक कर देगा और फैट में और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अब यहाँ पर भी ग्राइंड होता है, सब काम यहाँ पर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारा खाने मतलब पूरा उसका न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल रहा है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को अलग कर दिया, बाइल सॉल्ट और बाइल जूस ने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अलग कर दिया, जिसको हम लोग एमल्सिफिकेशन कहते हैं। लाइपेज भी एंजाइम है, एमाइलेज है, वो उसने स्टार्च को शुगर में बदल दिया। तो जब ये सारा काम हो गया तो न्यूट्रिएंट्स निकले। अब बताइए कि इस न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा। ये तो आपके बॉडी में चाहिए न्यूट्रिएंट्स, ताकि आपके बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तभी ना आपको एनर्जी मिलेगी और आप वर्क करोगे। अब इस न्यूट्रिएंट्स को क्या होता है कि स्टोमक के किनारे किनारे इस तरह सा बहुत सारे उंगली की तरह प्रोजेक्शंस निकले होते हैं छोटे छोटे, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं और लेने के बाद से इनके साथ यहाँ पर अटैच रहता है ब्लड वेसल्स, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर के ब्लड वेसल्स में देते हैं और ब्लड वेसल्स उनको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। जहाँ जहाँ आप हर सेल में एक एक पानी, हेड टू टो, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है ये न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसका नाम होता है विली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फिंगर लाइक प्रवर्ग निकला होता है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली की तरह। ये जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स रहेगा उसको कैच करता रहेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा। समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से आपका हो गया। अब क्या होता है कि जब सारा चीज़ तो बॉडी में बच गया, सीख था, मैंने कि जैसे आप गन्ने का जूस करता है तो सारा जूस निकल जाता है, फिर वो पूरा अनडाइजेस्टेड होता है। तो अब जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बचा वो क्या होता है, चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है वहाँ पर 3 पार्ट कंस्ट्रक्शन होता है, इलियम, रेक्टम, कोलन, है ना। तो जो भी बचा उसमें, जो भी सिट्ठा टाइप का जो बचा, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो रेक्टम में अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल चला गया। जितना भी उसमें पानी का पोर्शन हुआ, यानी वाटर का या सॉल्युबल कुछ भी, वो सब कोलन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, बिल्कुल भी वाटर नहीं रहेगा, यानी कोलन पूरी। ये सब है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट, है ना। तो इलियम, रेक्टम, कोलन से चला आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कोलन सारे वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, रेक्टम में अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल आ जाता है और फिर प्रेशर होने लगता है आपको, और आप फिर क्या करते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू आपके बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस आपका चलता रहता है। यानी सबसे पहले मुंह से खाना आपने खाया, चबाया, उसको इंजेस्ट किया, टीथ हैं, 32 दांत हैं, सब कुछ, सेलिवरी ग्लैंड निकला, सेलिवरी ग्लैंड ने पुश किया खाना, फूड्स ये ऑसोफेगस हुआ, यहाँ से स्टोमक में आ गया। स्टोमक एक मस्कुलर बैग होता है छोटा सा, उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है, जिसमें प्रोटीन, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन पर करता है, एमाइलेज स्टार्च पर करता है ना। और आपको पेप्सिन के बाद जो है वो आपका ये इसी तरह से म्यूकस जो है वो प्रोटेक्शन करता है, HCl जो है वो बैक्टीरिया किल करता है। फिर यहाँ पर आपको बगल में लीवर होता है जिसमें बाइल जूस और बाइल सॉल्ट होते हैं, जो कि जितने भी फैटी एसिड्स हैं फैट्स को कंट्रोल करते हैं, फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। आफ्टर दैट फूड पासेस जो हो जाता है बिल्कुल वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर बहुत सारे, यहाँ तक तो मीडियम एसिडिक रहा, तो जैसे स्टोमक में आता है वहाँ भी बहुत सारे जूसेस रहते हैं, अपना अपना वर्क करते हैं, जस्ट लाइक इन जैसे कि आपका स्टोमक में हुआ था। लेकिन वहाँ फ़र्क है, यहाँ पर ट्रिप्सिन बोलते हैं, पेप्सिन की जगह ट्रिप्सिन होता है, क्योंकि एमाइलिस होता है, ये बेसिक मीडियम होता है। तो फिर यहाँ पर भी
ट्रिप्सिन आपका एक्शन लेता है और एक्शन लेकर के प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। बहुत सारे जब न्यूट्रिएंट्स आपके निकल जाते हैं, बाइल सॉल्ट वगैरह, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल भी और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको और इमल्सिफाइड सॉल्ट फैट को और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और जब जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो उसको ऑब्जर्व करता है और ब्लड वेसल्स में लेके पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट करता है। उसी से हम लोग को एनर्जी मिलती है ना, वो न्यूट्रिएंट्स है। जैसा न्यूट्रिएंट्स खाइएगा जितना होता आपके बॉडी को मिलेगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वाटर को एब्जॉर्प्शन कोलन कर लेता है, रेक्टम, इलियम, इसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रहता है। और फिर आपको ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए बहुत पॉइजनस माना जाता है वो फिर हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है, एक्सपेल्ड हो जाता है। तो आपका ये सारा प्रोसेस हो गया, यानी इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, यानी विलाई ने एसिमिलेट कर लिया, एब्सॉर्प्शन भी कर लिया, और फिर इजेशन, ये लास्ट क्वेश्चन होता है इजेशन, जो कि आपके बॉडी से बाहर आ गया। तो आज हम लोगों ने ये न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ लिया। आपको कैसा लगा? आप एक बार पढ़िए, बहुत ईजी है, बहुत कुछ भी ये नहीं है, और हम पूछिए और आपको अच्छा लगा। कल मैं पढ़ा दूँगी फिर उसका जो सेकंड पार्ट होता है, यानी आपको रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये चारों के बदौलत ही हम लोग का लाइफ प्रोसेस चल रहा है, हम लोग सर्वाइव हैं। तो आपका न्यूट्रिशन आई थिंक कंप्लीट हो गया। न्यूट्रिशन यानी प्लांट भी आपने पढ़ लिया था, और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी, ये एनिमल्स का यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो आपको कैसा लगा? ठीक लगा तो शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।